तो तुम्ही में से किसी एक ने मुझे एक कमेंट डाला कि बाबा जी सब समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये हम ऑपरेटिंग में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को क्यों लेते हैं और उसका इंक्रीज और डिक्रीज क्यों लेते हैं। एंड मेरा माइंड लिटरली ब्लोन हो गया। मैंने कहा शिट यार, ये कोई डिटेल में जाके कभी बताता नहीं है। और क्योंकि मैं इस 30 डेज स्ट्रैटेजी में तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स ही तो बिल्डअप कर रहा हूं, क्योंकि स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास अथाह है, यही चीजें हैं, डाउट आती हैं जो तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व नहीं करने देती हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडे कि आखिर ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को क्यों लिया जाता है, एट द सेम टाइम इनका इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस क्यों होता है। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक चीज बिठानी पड़ेगी एंड दैट इज टोटल क्या क्या आइटम बैलेंस शीट में आता है, सो दैट जब मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं तो तुम्हारा दिमाग क्लिक हो जाए, हाँ यार बाबा जी ने ऐसा बोला था, मुझे बस ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं रखना। तो क्योंकि तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के आ रहे हो प्लेलिस्ट में, इसीलिए मैं तुम्हें ये चीज आसानी से समझा सकता हूं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ये जो शेयर कैपिटल है तुम जानते हो ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। क्यों? मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? मतलब बताऊंगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी टाइम वेस्टेज है वो। नॉन करंट लायबिलिटीज मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये भी फाइनेंसिंग में आता है। एंड इवन इसके अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं लेते हैं ये भी लास्ट वीडियो अपन कवर कर चुके हैं। देन कम्स करंट लायबिलिटीज। तुम्हारा क्वेश्चन है कि करंट लायबिलिटीज को क्यों लिया जाता है, आगे आ रहा हूं उस पर, लेकिन हां ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। अब देखो यार, सवाल तुम्हारे पास 1000 हैं और मैं समझ भी सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी तो कर दी बैलेंस शीट के हिसाब से कि अच्छा शेयर कैपिटल जब भी मैं क्वेश्चन में देखूंगा, यस ये रहा शेयर कैपिटल, ये जा रहा है फाइनेंसिंग में। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक्ट कर रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटीज है, ओके ये जा रहा है फाइनेंसिंग में, लेकिन जब करंट लायबिलिटीज आ रहा है तो वो जा रहा है ऑपरेटिंग में। तुम इमेजिनेशन देख रहे हो तुम्हारी कहां तक जा चुकी है? चलो मेरी आंखों में देखो, वहां बोर्ड छोड़ दो, बोर्ड बाद में देखते रहेंगे, तो मेरी आंखों में देख के बताओ अगर शेयर कैपिटल है तो कहां आएगा? बिल्कुल सही बोला, अगर शेयर कैपिटल है फाइनेंसिंग आएगा। बिल्कुल ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड है ना, आराम से फोकस्ड है ना। अगर नॉन करंट लायबिलिटीज है तो कहां जाएगा? बिल्कुल सही फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन एक ऐसा दोगला इंसान है जो जाता है ऑपरेटिंग में, करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि उसके बाद एसेट्स में तो कुछ बचते ही नहीं है। एसेट्स में एक है नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो बहुत लंबे वक्त तक के लिए रहते हैं। मतलब ये तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग बन गए क्योंकि ये बहुत लंबे वक्त तक के लिए रहते हैं। और करंट एसेट्स जो हो गए ये हमारे वापस से दोगलापन वाले ऑपरेटिंग में जाने वाले। मतलब तुम सोच रहे हो कि मैंने पूरी बैलेंस शीट की स्क्रूटनी कर दी। तुम देखो यहां पे हमारे पास पूरी बैलेंस शीट की स्क्रूटनी है कि अब मैं कोई भी एक एक चीज देखता हूं तो मुझे उसका मीनिंग पता है। और एक्चुअल में बिलीव मी, मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम कमेंट करके बताओ कि कैश फ्लो की क्या प्रॉब्लम थी। तुम एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं 100% बच्चों का, 100 तो चलो मैं हाइपोथेटिकल, 90% बच्चे मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि बाबा जी सेम थिंग जो आप कर रहे हो ना वही दिक्कत थी हमारी। तो मैंने तुम्हें जब ये बता दिया तो मुझे सबसे पहले तुम्हें एड्रेस करना पड़ेगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग क्यों होते हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी एक्चुअल में उन इवेंट्स के कारण ही जनरेट होते हैं जो बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं। अब यार देखो, इन्वेंट्री जैसे सिंपल चीज, क्लोजिंग स्टॉक जिसको तुम बोलते हो, ये कहां से आया? क्योंकि प्रोडक्शन हुआ, जो रॉ मटेरियल बच गया, जो फिनिश्ड गुड बच गया, जो मार्केट में नहीं बिक पाया, वो क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक बन गया, इन्वेंट्री बन गया। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मतलब मैं चाहूं तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स ये ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो, मतलब भगवान जाने मैं कितनी चीजें बोल सकता हूं। उसके बाद तो तुम कितने भी करंट एसेट्स कितने भी करंट लायबिलिटीज ले लो, तुम्हें सब में हिंट मिलेगा ये डे टू डे ऑपरेशंस रिलेटेड है। रेंट, सैलरी, वेजेस रेगुलर ऑपरेशंस में दिए जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रेगुलर ऑपरेशन में दिए जाते हैं। तो तुम्हें बेसिक बात समझनी पड़ेगी, दीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आर दोज थिंग्स जो कि या तो हम पे आउट नहीं कर पाए तो हमारी लायबिलिटी बन गई, या हमने एडवांस में पे कर दिया, या हमारे पास कुछ एसेट जैसा रखा है, या फ्यूचर में पैसा मिलना है, जैसे डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल। तुमने क्या करा, जो तुम रोजमर्रा में गुड्स बेच रहे थे तुमने उसको उधारी पे बेच दिया, मतलब फ्यूचर में तुम्हें पैसा मिलेगा तो उसको तुम करंट एसेट जैसे दिखाओगे। और ये क्यों एग्जिस्ट करा? क्योंकि तुम रेगुलर में माल बेच रहे हो मार्केट में, प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में, इसलिए। तो मैंने सोचा कि शुरुआत करूंगा आज मैं तुम्हारे लिए। कहां गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने इरेजर सेलेक्ट करके रखी, माफी चाहूंगा। हाँ तो मैंने क्या कर दिया टेक्निकल दुविधा से हम निकल चुके हैं और फाइनली हम लोग बैक ऑन ट्रैक आ चुके हैं। तो देखो यार, इन्वेंट्रीज का सबसे पहले मीनिंग समझो।
इन्वेंट्रीज का मतलब होता है वो स्टॉक जो तुम्हारे पास लेफ्ट ओवर रह गया है, वो तुम मार्केट में बेच नहीं पाए हो। ये वो स्टॉक है जो तुम्हारे पास बचा हुआ रह गया है। नाउ थिंक फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कि ये क्या शो कर रहा है। तुम्हें ये पता करना पड़ेगा और ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तुम्हें दिखते हैं बैलेंस शीट में, वो वहां पे क्यों है। मतलब मीनिंग अगर तुमने समझ लिया ना कि व्हाई दोस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एग्जिस्ट एट दैट प्लेस, बिकॉज वो मेंट करते हैं या उनका एक्चुअल जो पर्पस है वो है सेटल आउट होना। लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10 साल तक भी बैलेंस शीट में दिखती रहेगी क्योंकि उसका मकसद सेटल आउट होना नहीं है, उसका मकसद है बिजनेस के साथ एज अ लॉन्ग टर्म एसेट की तरह रहना। या लायबिलिटीज की अगर मैं बात कर लूं तो लायबिलिटीज जैसे शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज, इन सब का भी काम है कि रेगुलरिटी में बिजनेस के साथ रहना फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वो मुसाफिर नहीं है मेरे भाइयों। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एग्जिस्ट इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो सेटल आउट नहीं हो पाए इस साल में। जैसे तुम सोच रहे होगे ना, तो मैं एग्जांपल देना चालू करता हूं इन्वेंट्रीज का। ये यहां पे क्यों है, क्यों बची हुई है, क्योंकि ये खर्च नहीं हो पाई प्रोडक्शन में, या अगर इसमें जो फिनिश गुड्स हैं वो मार्केट में बेचे नहीं जा सके, तो क्या ये फिर अगले साल तक दिखते रहेंगे? नहीं, ये अगले साल बिक जाएगा, सेटल आउट हो जाएगा। मतलब फिर अगले साल का बचेगा जो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे ये हर साल में सेटल आउट होते जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनका पर्पस क्या है? सोच के देखो ना, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, क्योंकि तुमने रेंट का पेमेंट नहीं किया होगा। तो क्या तुम जन्मों पुराण तक नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तुम जस्ट अगले साल ही पेमेंट करोगे क्योंकि तुम्हें अपनी करंट लायबिलिटीज को हटाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी पे करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे करोगे। अगर क्रेडिटर्स हैं जिनसे तुमने उधार पे गुड खरीदा है, 3 महीने में पे करना रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है ना सिर्फ 3 महीने में, तो उनको भी तुम पे आउट करोगे 3 महीने के अंदर। हो सकता है वो हुआ ये हो कि अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा हो, उससे जस्ट पहले तुमने उधार पे गुड्स खरीदे हो, तो तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ा हो उधार है हमारे ऊपर क्रेडिटर्स नाम का, अब हमें उसे 1-2 महीने बाद पे आउट करना है नेक्स्ट ईयर में। तो समझो पर्पस कि ये ऑपरेटिंग इसलिए तो है ना, ये एग्जिस्ट इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि इनको पे आउट करना है, इनको पे आउट करना है करंट लायबिलिटीज को, एसेट्स को, इनका पैसा रियलाइज करना है, इनसे पैसा चाहिए, इनसे पैसा चाहिए। जहां तुम ये समझ गए कि ये क्यों है, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद पीछे जाना पड़ेगा यार। मैं तो सोच रहा था मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज स्ट्राइक कर गई कि करंट लायबिलिटी का मतलब पे करो जल्दी, और यहां पे मैं लिखूंगा पैसा निकालो जल्दी। मतलब यार क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यार। करंट लायबिलिटी का मतलब है पे करो जल्दी और इसको फिनिश ऑफ करो, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो करंट एसेट है हमारा, उसका मतलब है पैसा निकालो जल्दी। मतलब पैसा निकालो मतलब पैसा रिकवर करो जल्दी, क्योंकि इसका मतलब यही है यार। करंट एसेट्स का क्या मतलब हुआ भाई? अगर तुमने डेटर कमा के रखे हुए हैं, कमा के क्यों बोला मैंने? क्योंकि तुमने उनको गुड्स बेचे होंगे। अगर तुम्हारे पास डेटर्स हैं और तुम्हें उनसे पैसा लेना है, तो तुम क्या चाहोगे कि भैया अगर वो 2 महीने बाद देने वाला है तो भाई 1 महीने बाद दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो पैसा आ रहा है ना। तो डेटर ट्रेड रिसीवेबल पूरा ले लो, मतलब बिल रिसीवेबल भी उसके अंदर ले लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो सेटल आउट हो जाएंगे जब वो ड्यू होंगे। तो यानी सारी की सारे करंट एसेट्स ये बताते हैं कि इनको सेटल आउट होने दो। तो चलो बात करते हैं जो मैं नेक्स्ट वाले पे बात कर रहा था। अगर तुम्हारी इन्वेंटरीज हैं 30,000 की 2022 में, और 2021 में हुआ करती थी 25,000 की, मतलब 2021 में 25,000 की, 2022 में बढ़ के हो गई 30,000। इसको समझाने से पहले मैं इसका उल्टा समझाना चाहूंगा ताकि तुम्हें ये 1 मिनट में समझ में आए। मान लो 2022 में 50,000 की थी और 2021 में 70,000 की थी। उल्टा समझो पहले। अगर इन्वेंट्री 70,000 की थी 2021 में, अब ये 2022 में कम होकर 50,000 की हो गई, तो इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या हुआ? सोच के देखो। क्या आग लगा दी? क्या एलियन उठा के लेके गए? क्या मंगल ग्रह पे पड़ी हुई है? क्या चांद दुनिया में होता है या नहीं? ये सब नहीं होगा। अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो एक लॉजिकल इंसान, एक सिंपल इंसान, एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि शायद ये गुड्स मार्केट में बिक गए होंगे, तभी तो मेरी इन्वेंट्री कम हुई ना। अगर 70 से 50,000 हो गई मेरी इन्वेंट्री, 2022 में जाके कम हो गई, तो मतलब मार्केट में पैसा बिक गया। मार्केट में पैसा बिक गया, मार्केट में गुड्स बिक गए, तभी तो ये हुआ। तो यार अगर मैं ये पीछे देखूं, मतलब पैसा निकल आया। ओ शिट, पैसा निकल आया। पैसा अगर मेरे को 20,000 मिल गया भाई, तो मैं तो प्लस ही करूंगा ना। मतलब डिक्रीज भले ही हो रहा है तुम्हारा करंट एसेट, लेकिन मैं डिक्रीज ऑन करंट एसेट तो देख ही नहीं रहा, बिकॉज मैंने तुम्हें सिखा दिया कि तुम उसे करंट एसेट जैसे तो देख ही नहीं रहे हो। तुम उसको देख रहे हो कैसे?
लॉजिक सोचो, पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो पैसा निकला, 70 से 50 हुई अगर इन्वेंट्री, तो मतलब वो बिक गई होगी और उसका कन्वर्जन काय में हो गया होगा? पैसे में। तो ये आ गया +20,000। अब यहां पे देखो, ये था 25,000 और ये था 30,000। 25 और 30 का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या होता है? अब यहां पे टेक्निकलिटी है और तुम्हें वो नहीं आती, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। 25,000 से 30,000 की इन्वेंट्री हुई, मतलब मेरी प्रोडक्शन वैल्यू लगी 5,000 की, मैंने पैसा लगाया 5,000 का, मैंने इन्वेंट्री बढ़ाई 5,000 से, मतलब मैंने पैसा लगा के ही बढ़ाई होगी ना। इन्वेंट्री ऐसी रातों रात तो नहीं बढ़ जाती। ये पेन भी अगर मेरे पास है ना, तो इसका मैंने पैसा भरा है, ये फ्री में नहीं आया मेरे भाई। या अगर कोई एक नॉर्मल वॉच भी पहना हूं मैं, इसका भी पैसा भरा है, तो क्या इन्वेंट्री फ्री में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर इन्वेंट्री फ्री में नहीं आई है और ये 25 से बढ़ के 30,000 हो गई है, मतलब क्या है? इस इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए मेरे पास से पैसा गया होगा, इसलिए ये -5,000 होगा। यानी हां भाई, करंट एसेट में भी कई बार माइनस करना पड़ता है। और बताता हूं तुम्हें, ऐसे थोड़ा ना समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैं तो बस एवं समझा रहा हूं। चलो ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं। नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल में एग्जांपल लेते हैं अपन डेटर्स का। कहने को तो ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है डेटर और दूसरा आता है तुम्हारा बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर मैं डेटर समझाऊंगा तो तुम्हें बिल रिसीवेबल भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल यानी तुम्हारे डेटर थे शुरुआत में 40,000 के। बात पक्की तुम्हारे मेरे बीच? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जब साल शुरू हुआ था तुम्हारे डेटर थे 40,000, 2021 मतलब जब 2021 एंड हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और 2022 के एंड होते होते तुम्हारे डेटर्स हो गए 50,000 के, 50,000 के डेटर्स हो गए तुम्हारे। मतलब यानी तुमने उधारी पे टोटल 10,000 के गुड्स मार्केट में भेज दिए या बेच दिए, जो तुम बोलना चाहते हो बोल सकते हो। बहुत क्लैरिटी से सुनना। तुम्हारे डेटर्स 40,000 के थे, तुमने मार्केट में अब 50,000 के डेटर्स कर लिए, मतलब 10,000 के गुड्स तुमने उधारी पे बेचे। अब सोच के देखो ना, अगर तुम उधारी पे गुड्स बेच के बैठे हो, दिमाग लगा रहे हो, उधारी पे गुड्स बेच के बैठ रहे हो, तो तुम्हारे पास से तो उतनी मॉनेटरी वैल्यू का गुड्स या इन्वेंट्री गया तुम्हारे पास से। यानी अभी करंट टाइम में, हां फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मैं सब कुछ मैं फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हार्ड कैश की बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास से ये 10,000 के गुड्स चले गए, जिसके बदले में अभी तुम्हें 0 अमाउंट मिल रहा है, और इसके ऊपर तुमने पूरे खर्चे किए होंगे क्योंकि तुमने प्रोडक्शन किया होगा, इसलिए मुझे इसको -10,000 लेना पड़ेगा, बिकॉज उतने वर्थ के गुड्स मेरे पास से चले गए हैं अभी के लिए। बाद में पैसा आएगा, मैं बाद में ले लूंगा। अब मैं और कैसे समझाऊं इससे ज्यादा तुम्हें? मेरे को बाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन रहा है, अभी इसी वक्त। अभी बताओ क्या हुआ? अभी क्या हुआ? मेरे पास से 10,000 के वर्थ के गए। ये पेन मेरे पास से आज जा रहा है, चला गया, मेरे पास से तो पैसा गया है। हाँ भैया, बाद में कभी 2 साल बाद, चलो 2 महीने बाद, चलो 15 दिन बाद पैसा मिल जाएगा मेरे को, लेकिन मुझे तो अभी बताना है कि अभी क्या हुआ है। तो अभी तो खर्चा है भाई, क्योंकि मेरे पास से पेन गया, किसी वर्थ या तो पैसा जाता है या इक्विवेलेंट टू मनी जाता है। मेरा इक्विवेलेंट टू मनी चला गया है, इसलिए मेरे को तो माइनस करना पड़ेगा कि मेरे पास से गया, ठीक है। अब मैं अभी तुम लोग को ये भी बताऊंगा कि ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी क्या होती है, लास्ट में बताऊंगा इसमें, ठीक है। ये मैं क्योंकि वीडियो सिर्फ अभी तुम्हें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट सॉरी समझाने के लिए रख रहा हूं। नाउ ये मैंने तुम्हें पता है, तुम कोई भी किताब, वैसे तो मैं चाहूंगा कि अच्छी बुक्स उठाओ, जैसे टीएस गिरवाल उठा लो। मैंने तुम्हें करंट एसेट्स पूरे समझा दिए। तुम्हें जनरली पूरे टीएस गिरवाल में किसके मिलेंगे? हाँ, जो मैंने बताया, एक तो तुम्हें मिल जाएगा वहां पीछे इन्वेंट्री का क्वेश्चन, और उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल एक और मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डेटर्स वगैरह दिया होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया रहता। मतलब मैंने तुम्हें आज करंट एसेट्स पूरे क्लियर कर दिए कि करंट एसेट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, एंड वाई चीजें ऐड होती हैं एंड वाई चीजें लेस होती हैं। चलो, तुम ऐसे मेरे पे भरोसा नहीं करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल शीट पे तुम्हें समझाना पड़ेगा अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, वरना तुम्हें ये लगेगा कि मैं तो बस सीख के आया था और यहां पे मैंने उल्टी कर दी। देखो यार, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मैं लेके चलता हूं 2022 और 2021 के हिसाब से, ठीक है। 2021 में मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस किए थे, से फॉर एन एग्जांपल 50,000, और अभी मेरे ये बढ़ के हो गए 70,000। अब इसका मतलब क्या है? 50 से 70,000 हो गए। मतलब मैंने पहले 50,000 का खर्चा करके रखा था, अब वो खर्चा बढ़ के टोटल 70,000 का हो गया है। मतलब मैंने 20,000 का खर्चा और किया है। तुम बता दो क्या करना चाहिए? बताओ, जल्दी बताओ क्या करना चाहिए?
बिल्कुल सही बोला है, इसको करना चाहिए माइनस, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। क्या बात है मुन्ना मेरे, मतलब तुम समझ गए ना मैं जो समझाना चाह रहा हूं। ऐसी क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, और अगर ये है तो फिर मेरे को नहीं लगता कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे लिए कभी कोई प्रॉब्लम था। बात इतनी थी कि तुमने कभी उस लेवल पे फोकस नहीं किया, मेरे को पेज क्यों नहीं मिल रहा। ओके दैट्स इट, ठीक है, तो मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया। चलो लास्ट चीज मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, अगर कहीं पे भी तुम करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा देखो करंट एसेट्स के अंदर, तो ये दोनों आते हैं लास्ट में, जब कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन हो जाता है, टैली करने के लिए आते हैं। बाबा जी कैसे, भाई तुम्हारा करवाएगा जब कैश फ्लो की 30 डेज स्ट्रेटजी पूरी हो जाएगी। अभी इस पे ध्यान मत देना। अच्छा, करंट इन्वेस्टमेंट को तुम एक और नाम से लिखा हुआ देखोगे, वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज करके, तो इग्नोर कर देना अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिखा मिले। सीधी बात ये है, इन दोनों चीजों को बिल्कुल नेक्स्ट टू कैश माना जाता है। लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कैश ही है, और जो तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट है उसको इक्वल टू कैश माना जाता है। मतलब तुम चाहो तो 15 मिनट के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी कैश के बराबर लिया जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा करने के लिए अगर कोई एक चीज है जिसको नहीं लिया जाता है तो वो यही दो चीजें हैं। तो अगर कभी तुम लिखा देखो भी क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर पूरी बैलेंस शीट जहां गिवन हो, इन दो को बिल्कुल इग्नोर मार देना, जैसे तुम राहुल गांधी को मारते हो। अब ये कोई तुम्हें नहीं सिखाएगा अबाउट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड मैंने ये अधिकतर ये बोलूं कि लोगों को गलती करते हुए देखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को वो डाल देते हैं वो जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम वाला जो एरिया होता है ना, जहां नॉन ऑपरेटिंग इनकम वगैरह आती है, वहां पे डाल देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। बट यू नो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड यू आर अ कॉमन पीपल। मतलब बहुत ही बेयर डिफरेंस होता है। जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ही बताया था कि प्रोविजन इज समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो कि एक फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड बना देते हो तुम। एक्चुअल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप एसरटेन कर सकते हो कि आपकी कितनी फिक्स्ड लायबिलिटी है। तो जनरली मैं बोल रहा हूं, वैसे अगर उसमें भी दिखा रहे हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो गलत नहीं है, लेकिन एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डालता है करंट लायबिलिटी के अंदर, जो कि मैं कल के वीडियो में वैसे भी डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में जाके। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।